तो आइए आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो नंबर 30 में, दैट इज चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। क्लियर है? सबसे पहले हमने पिछली वीडियोस में अपने 9 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट बजट की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो आइए चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले बजट। जब भी हमारे दिमाग में बजट एक शब्द आता है तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमने लगती हैं। बजट 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 का मतलब क्या होता है, बजट कैसे बनता है, क्यों बनता है, कौन कौन से लोग लगते हैं, कितना पैसा लगता है, कितने लोग लगते हैं। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें बजट बनाते टाइम हमारे दिमाग में आती है। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गवर्नमेंट अपना बजट बना रही है। गवर्नमेंट बजट कौन सा बनाती है? जो हर साल फरवरी में आपको देखने को मिलता है न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन में और बहुत सारी जगह जो भी आपके न्यूज के सोर्सेज होते हैं। बजट बेसिकली होता क्या है? जैसे मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं लेके। सपोज आपकी इनकम या आपके फादर की या मेरी इनकम सपोज 20,000 रुपीज है। क्लियर? अब इस 20,000 रुपए में मैं बजट बनाऊंगा कि मुझे किन किन चीजों पे अपने इनकम को खर्च करना है और कैसे कैसे मुझे अपने इनकम्स को खर्च तो करना है, लेकिन मुझे कैसे कैसे इनकम्स को बढ़ाना है और कैसे कैसे अपने एक्सपेंडिचर्स, अपने खर्चों को मैनेज करना है, बढ़ाना है, कम करना है, कम करना है, बढ़ाना है। तो ये सब चीजें मैनेज हम लोग अब किसमें करते हैं? बजट में करते हैं। क्लियर हुआ? ये तो हमने एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली, मतलब एक इंडिविजुअल हमारे या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है। क्लियर हुआ? तो आपके पास एक डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग ऊपर देखिए। गवर्नमेंट बजट, इसमें लिखा हुआ है इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? एनुअल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक साल, अब ये एक साल कौन सा होता है? ये एक साल होता है ये जो हम लोग अकाउंटिंग की टर्म्स में पढ़ते हैं। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये साल समझ में आ रहा है कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक के लिए हम लोग के अकाउंट्स बनाते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज या अदर किसी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपको ये याद करना है 1 अप्रैल 31 मार्च। जैसे इस समय चल रहा है 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22। क्लियर? तो ये आपका अकाउंटिंग ईयर होता है। इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, इसको एनुअल स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको हम क्या एक साल बोलते हैं, जो हम अकाउंटिंग की टर्म्स में यूज होता है। एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स। अब एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स का मतलब होता है कैसे कैसे हम इनकम्स को जनरेट करेंगे और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, और कैसे कैसे हम अपने रुपए को एक्सपेंडिचर में खर्च करेंगे, मतलब चीजों पे खर्च करेंगे। क्लियर हुआ? ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब क्या है? एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल के अंदर। क्लियर हुआ? तो एक्सपेक्टेड बढ़िया इसने लिखा हुआ है क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन। हमें नहीं पता 21 और 22 के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिल जाए। तो हम एक्सपेक्टेड रिसिप्ट बनाते हैं, एक्सपेक्टेड इनकम बनाते हैं कि हमें कैसे कैसे इनकम हो सकती है और कैसे कैसे हम इनकम्स का खर्चा करेंगे। क्लियर हुआ? अब कैसे कैसे करेंगे वो हम अपनी आने वाली अपकमिंग वीडियोस चैप्टर नंबर 10 में देखेंगे। क्लियर है? तो गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन सिंपल सी है कि एनुअल स्टेटमेंट जो हम एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स बनाते हैं एक साल के अंदर। वो एक साल कौन सा है? ये। क्लियर हो गया? चलिए, गवर्नमेंट बजट बहुत सिंपल सा है। और बजट कब पेश होता है ये हमें याद रखना है। बजट हर साल की फरवरी में पेश होता है। और इसको कौन पेश करता है बता सकते हैं आप लोग? इसको पेश करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोल सकते हैं या बोल सकते हैं इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी रोल होता है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रोल होता है, इसमें आरबीआई का भी रोल होता है। लेकिन जो इसको पेश करते हैं वो कौन पेश करता है? वो पेश करती है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होगी वो इस बजट को पेश करेंगी। जैसे इस समय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बताइएगा। क्लियर है? क्लियर हुआ? चलिए, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भैया गवर्नमेंट बजट होता क्या है और कैसे कैसे ये पेश होता है और उसे कौन पेश करता है। आपको याद रखना है, फाइनेंस मिनिस्टर बताना है कौन है। और सिंपल सा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव।
किसी भी चीज को बनाने के ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसका उद्देश्य क्या है किसी भी चीज को बनाने का। इसी तरह से गवर्नमेंट बजट को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि गवर्नमेंट बजट हम क्यों बनाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहला है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब हम सब जानते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल के अंदर हमने कहां-कहां से डोमेस्टिकली गुड्स को प्रोड्यूस किया और कैसे-कैसे हम उनसे इनकम जनरेट करेंगे, दैट इज जीडीपी। अब जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जीडीपी ग्रोथ का मतलब होता है कि एक साल के अंदर हम किस तरह से अपनी जीडीपी को आगे लेके जाएं। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब हमने पढ़ा, जीडीपी मतलब हम क्या करें, किस तरीके से कौन-कौन से स्टेप्स लें जिससे हमारा जीडीपी ग्रोथ करे, मतलब ऊपर की तरफ। हर किसी का यही ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। आउटपुट अगर हमारा बढ़ेगा, आउटपुट अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो लोग एडी के डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, जब डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो जीडीपी हमारी क्या हो रही है? अप हो रही है। क्लियर है? अब इसमें देखते हैं आपकी इसमें आपके पॉइंट के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ क्या कह रहा है। जीडीपी ग्रोथ बेसिकली गवर्नमेंट दो सेक्टर के हिसाब से करती है। दो सेक्टर्स वो कौन-कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है पब्लिक और दूसरा होता है प्राइवेट। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स में मशीन्स को डेवलप करवाती है। पब्लिक सेक्टर्स में गवर्नमेंट खुद से क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है, मशीन्स पे करती है और भी बहुत सारी चीजें बढ़ाती है जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, और लोगों को रोजगार मिलता है तो क्या होता है? जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुआ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने की वजह से लोगों को काम मिला, तो क्या हुआ? जीडीपी ग्रोथ हुई। क्लियर है? काम मिला, इनकम हुई, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, तो ये सब चीजें आपकी इसमें कवर होती हैं। सेकंड है आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जो प्राइवेट ओनर्स है हमारे, वो लोग क्या करते हैं? इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, इसमें चीजों को खर्च करते हैं। जैसे रिलायंस ने, टाटा ने अपने इन्वेस्टमेंट किए, अब जिस तरह से पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट किए उसी तरह से प्राइवेट ने इन्वेस्टमेंट किए, तो इन सब चीजों से भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा जिसकी वजह से चीजें आपकी आगे बढ़ी। क्लियर हो गया? अब है आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या आप मुझे बता सकते हैं? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब मैं आपको बताता हूं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो चीजों को मतलब रिसोर्सेज को किस तरह से क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जिससे रिसोर्सेज का सही तरीके से एलोकेट हो। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में सिंपल से मैं आपको समझा देता हूं। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी में क्या हो? गवर्नमेंट चाहती है इकोनॉमी में चीजें आगे बढ़े, मतलब इंडियन इकोनॉमी में चीजें क्या हो? आगे बढ़े। अब उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट करा जाता है। रिसोर्सेज को एलोकेट मतलब कि किस तरीके से हम चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे हमारा जो डेवलपमेंट हो वो किसी इंडिविजुअल का तो हो, लेकिन इंडिविजुअल के साथ साथ कलेक्टिवली डेवलपमेंट हो। कलेक्टिवली डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? किसी एक के बारे में ना सोच के जितने भी लोग हैं इकोनॉमी में रहने वाले उन सब के बारे में, मतलब कलेक्टिव डेवलपमेंट के बारे में इकोनॉमी हमारी बात करती है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि गवर्नमेंट उन चीजों पे टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है जो हमारे लाइफ के लिए इंजीरियस होते हैं और जो हमारी लाइफ के लिए अच्छे हैं, जिनको एक बेसिक नीड्स में मतलब माना जाता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, उस पे गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं लगाती है और बल्कि उल्टा उस पे क्या कर देती है? हमें सब्सिडी प्रोवाइड करा देती है। कौन सी चीजों पे? एसेंशियल चीजों पे। एसेंशियल गुड्स मतलब जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। तो जो बेकार की चीजें हैं, बेकार की चीजें मतलब हम कहते हैं जैसे सिगरेट हो गया, जैसे अल्कोहल हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे वो टैक्सेस बढ़ा देती है। उस टैक्सेस से जो इनकम होती है वो सब्सिडी के फॉर्म में एसेंशियल गुड्स पे खर्च कर देती है। ये होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिनसे जो लोगों की कलेक्टिव नीड्स है, जो लोगों का कलेक्टिवली डिमांड इकोनॉमी चाहता है, हर देश चाहता है, वो क्या हो जाए? सही हो जाए। क्लियर हो गया? सिंपल सा ये आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। उसके बाद है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स का मतलब क्या होता है? प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स मैंने भी आपको बताया। पब्लिक गुड्स का मतलब क्या है कि जो लोग, हर इंसान,
इकोनॉमी में रहने वाला बेसिकली जो गरीब इंसान है वो उसको क्या करता है, यूटिलाइज करता है। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स का मतलब है कि डिमांड एंड सप्लाई को आप इस तरह से रखें और उन गुड्स की डिमांड एंड सप्लाई को बढ़ाएं, उन गुड्स की डिमांड एंड सप्लाई को बढ़ाएं जो गुड्स पुअर लोगों के लिए ज्यादा एसेंशियल है, मतलब जो गरीब लोग हैं उनके लिए ज्यादा एसेंशियल है। जैसे गरीब लोग भी हो सकते हैं इसमें और इसमें रिचर्स भी हो सकते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर पब्लिक गुड्स है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लॉ पे, डिफेंस पे, स्कूल्स पे, रोड्स पे खर्चा करती है। क्यों? जिससे क्या हो, लोगों की, अब लॉ जो है, पुलिस है, डिफेंस है, क्या केवल वो रिचर्स लोग फायदा उठाते हैं? नहीं, उसका गरीब लोग भी यूटिलाइजेशन करते हैं और रिचर्स भी करते हैं। भले ही वो डायरेक्टली ना करें, इनडायरेक्टली तो हमारे देश की सेवा वो लोग कर रहे हैं, तो उस चीजों पे गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करती है। जिससे क्या होता है, जिससे इनकी और इनकी मतलब जो कलेक्टिवली नीड्स है वो सबकी पूरी हो सके और सरकार इस तरीके से खर्चा करे कि किसी को भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब किसी को भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन वाली पॉलिसी ना पैदा हो। क्लियर हुआ? तो ये आपका हो गया प्रोविजन फॉर पब्लिक गुड्स। क्लियर है? उसके बाद है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, इस समय 2021 और 2022 21-22 बजट हमने बनाया। अब जो चीजें 2020 और 2021 में रह गई थी करने से, तो इस बजट में उन चीजों को रीडिस्ट्रीब्यूट करा गया, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करा गया। जिससे क्या हो, जिससे जो काम हमारे पहले के रह गए हैं उनको हम लोग पूरा कर सकें। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, चाहे वो मनी हो चाहे वो आपकी पूंजी हो, उसको हम दोबारा से सही तरीके से यूज कर सकें और जो लोगों की कलेक्टिवली नीड्स हैं, जो लोगों की यूटिलाइजेशंस हैं, उसको हम लोग क्या कर सकें, पूरा कर सकें। क्लियर हुआ? जैसे हम सब्सिडी देके लोगों की नीड्स को पूरा कर सकें और जिनसे हम टैक्सेस वसूल सकते हैं उनसे टैक्सेस वसूलें। जैसे रिचर्स, बहुत रिचर्स हो रहे हैं तो उनसे टैक्सेस लेके हम लोग सब्सिडी के फॉर्म में गरीब लोगों को दे दें। तो ये सब चीजें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्लियर है? उसके बाद है बैलेंस रीजनल ग्रोथ। बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा हमें समझ में आ रहा है। बैलेंस रीजनल ग्रोथ, बैलेंस ग्रोथ हमारी बैलेंस में रहे। बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब क्या है आपका, कि इकोनॉमी में हमारे कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो बैकवर्ड हैं, जो ग्रो करने की जगह नीचे डाउनफॉल में आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब ग्रोथ ये भी करे और जो बैकवर्ड है वो भी थोड़ा बहुत तो ग्रोथ करे। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, एक वर्ड है जो मैं आपको बता देता हूं, SEZ। SEZ शायद आपने सुना होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक ऐसा एरिया होता है जो गवर्नमेंट बैकवर्ड एरियाज में लगाती है इंडस्ट्रीज को, लोगों को ऑफर्स देती है, जो प्राइवेट ऑनर्स होते हैं उनको ऑफर्स देती है कि आइए आप इस जगह, इस पर्टिकुलर एरिया में या इस पर्टिकुलर सिटी में, आप इस एरिया में अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करिए, हम आपको टैक्स फ्री कुछ समय के लिए चीजें प्रोवाइड करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम आपको 1 साल के लिए फ्री दे देंगे, आपको हम वाटर की फैसिलिटी 1 साल के लिए फ्री दे देंगे, आपको मशीन्स पे हम टैक्स कम लेंगे। तो ये सब चीजें हैं जो बैकवर्ड एरियाज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत क्या होता है, इंडस्ट्री सेटअप होती है और वहां के आसपास के जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको रोजगार मिलता है और वहां के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ेंगे उनको भी सरकार क्या करती है, जो एम्प्लॉय वहां काम करेंगे उनके बच्चों को भी एम्प्लॉय गवर्नमेंट क्या करती है, उनको स्कूल भेजती है। तो बहुत सारी चीजें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में होते हैं। आपके जिस सिटी में आप रहते होंगे वहां भी आपको कहीं ना कहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जरूर मिलेगा, आप उसके बारे में सर्च कीजिएगा। क्लियर? बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब है जो ग्रोथ कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो बैकवर्ड है उनको भी आप ध्यान दें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के तहत गवर्नमेंट हमें बहुत सारा हेल्प करती है, जिसकी वजह से जो बैकवर्ड एरिया हैं वो क्या होते हैं, अपलिफ्ट होते हैं, मतलब ऊपर जाते हैं। क्लियर हुआ? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी में दो वर्ड हमने पिछले चैप्टर्स में बहुत बार डिस्कस किया था, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ना तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो और मतलब एक्सेस डिमांड, और ना ही डिफ्लेशन मतलब डेफिसिट डिमांड। इन दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम बजट में होता है। इस तरह की पॉलिसी जो हमारा इकोनॉमिक सर्विसेज है
जो हमारा मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो सब हेल्प करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। हमें आपसे पूछे कैसे हेल्प करता है, तो पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे टैक्सेस को बढ़ा के, कैसे एक्सपेंडिचर्स को घटा के, इन सब चीजों से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हमारा कंट्रोल होता है। क्लियर हुआ? मतलब क्या है, चीजों के प्राइसेस क्या होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी में जितना कम हो उतना ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर हुआ? उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का मतलब सिंपल सा है कि गवर्नमेंट लोगों को रोजगार प्रोवाइड करे, लोगों को नौकरियां दे। अब भाई लोग कहते हैं गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रही है, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हमें क्या है, गवर्नमेंट इस तरह से इकोनॉमी में बजट बनाए कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो। जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा जनरेट होंगी तो लोगों की इनकम्स पे इफेक्ट पड़ेगा, इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरीके से मैनेज करें। जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम भी निकाल रखी है, मनरेगा के तहत लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता है, और आजकल प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट ने निकाली है जिसके तहत लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है, जिससे जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलता है। जब हमारी इकोनॉमी में हर इंसान एम्प्लॉयड हो जाएगा, हर इंसान का मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं वो लोगों को रोजगार मिल जाएगा, तो हमारी इकोनॉमी ऑब्वियसली अपलिफ्ट करेगी, मतलब आगे की तरफ बढ़ेगी। क्लियर हुआ? तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे गवर्नमेंट बजट के जो हमें पता होने चाहिए। बोर्ड्स में हमेशा 2 या 3 ऑब्जेक्टिव आपसे हर बार पूछता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको ध्यान से समझें और ध्यान से सुनें। क्लियर हो गया? अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम और गवर्नमेंट बजट के साथ पेश होंगे आपके सामने और डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।